हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री में आधुनिक भारत चैप्टर नंबर 10 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक लंबा होने के कारण हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा। ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था 4 प्रकार का था। पहला आपका इजारेदारी प्रथा, इसको फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें आपका 2 प्रकार का था। पहला आपका पंचशाला बंदोबस्त। ये स्टार्ट हुआ था 1772 में। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये 5 साल के लिए था, 5 साल के लिए, 1772 टू 77। दूसरा आपका था सालाना बंदोबस्त। ये आपका स्टार्ट हुआ था 1777 में। ये आपका एक वर्षीय ठेके की व्यवस्था इसमें था। दूसरा हो गया आपका अस्थाई बंदोबस्त। इसको इस्तमरारी जमींदारी, जागीरदारी, मालगुजारी प्रथा भी कहते हैं। ये आपका स्टार्ट हुआ था 1793 में। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस। ये पूछा जाता है। तीसरा आपका रैयतवाड़ी प्रथा। इसका जनक कौन था? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। चौथा आपका था महालवाड़ी प्रथा। यह आपका स्टार्ट हुआ था 1822 में। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी चारों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस अध्याय में आप देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के ज़मींदारों से मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहां पहाड़ियां और संथाल लोग रहते थे, और फिर वहां से दक्कन की ओर बढ़ेंगे। दक्कन आपका हो गया दक्षिण पश्चिम वाले भाग। आप यहाँ देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया था, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया था, भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था, और उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया था। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, किसे नई ज़मीन मिल जाती है और कौन अपनी उस ज़मीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता है और गुजर बसर करता है था। किसानों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब वे कहाँ किसके पास जाते हैं। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से नहीं हिचकते थे जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, और इस प्रकार वे उनके परिणामों में कुछ फेरबदल कर लेते थे। आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती है। आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं तथा सर्वेक्षकों एवं यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। कपास गांव से मंडी ले जा रही है। यह चित्र 20 अप्रैल 1861 के लंदन न्यूज में प्रकाशित हुआ था। यह आपको दिखाया गया है, कपास लेके जा रहा है।
बंगाल और वहाँ के जमींदार, जैसा कि आप जानते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल में। यह वही प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पूर्ण व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए यह देखेंगे कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। बर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना। सन 1797 में बर्धमान, आज के बर्धमान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। सन 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। चूँकि बर्धमान के राजा पर राजस्व की भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं महाल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेंच दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उनमें से एक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही ज़मीनों को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की ज़मीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी ज़मींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया था? नीलामी में खरीदार कौन थे? यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था, इसके बारे में हमें क्या बताती है? अदा न किए गए राजस्व की समस्या। अकेले बर्धमान राज की जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित की गई थी। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे। यह आपका इम्पोर्टेंट हो गया। कब अकाल पड़ रहा था? 1770 में। आप लोग लिख लीजिएगा, 1770 में अकाल पड़ा था। इसका कार्यकाल किसका था? आपका जॉन कार्टियर था और इसका कार्यकाल 1769 टू 72 था। और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों को अस्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों, यौमन और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। यौमन क्या हो जाएगा? छोटा किसान। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। अब इन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था।
बल्कि यह बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र था। जमींदारों के नीचे अनेक, कभी कभी तो 400 गांव होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदोपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी, और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठी करता था। जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम की जा सकेगी। यह आपको दिखाया गया है। राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। ठीक है। वर्धमान के राजा डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता स्थित राजमहल 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजा महल बनवा लिए थे, जिनमें नृत्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान, शानदार प्रवेश द्वार थे। ये आपका दिखाया गया है। चार्ल्स कॉर्नवालिस 1738 से 1805 का 1785 में थॉमस गेंसबोरो द्वारा चित्रित चित्र है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका का सेना कमांडर कौन था? ये आपका जॉर्ज वाशिंगटन। जब 1793 में बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये आपका इंपॉर्टेंट है। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस था इसका। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थायी बंदोबस्त ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था? बंगाल, बिहार, असम, यूपी के बनारस। 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा भूमि का स्वामी कौन था? जमींदार। जमींदार 1/11 भाग रखता था, और अंग्रेजों को या फिर कंपनी को 10/11 भाग कंपनी को देता था राजस्व के रूप में। इसमें था आपका सूर्यास्त नियम था। सूर्यास्त नियम मतलब राजस्व सूर्यास्त के पहले पहुंच जाना चाहिए था। इसमें आपका 19% भूमि पर अस्थायी बंदोबस्त था। एक और एग्जाम में पूछा जाता है, कॉर्नवालिस का समाधि कहाँ है? समाधि आपका गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे? कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा, और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किंतु इस्तेमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गई। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्र इकाई हो गया। ताल्लुक का अर्थ क्या हो जाएगा? क्षेत्र इकाई। जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है, जो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा, और इसके लिए दलील दी कि जो
कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएंगी। जमींदारों का बोझ सनय सनय कम होता जाएगा। दूसरा, यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, जिससे रैयत किसानों के लिए जमींदार को उनकी देय राशि चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। तीसरा, राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय भुगतान जरूरी था। वस्तुतः सूर्यास्त विधि कानून के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदारी को नीलामी किया जा सकता था। चौथा, इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, पर वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यकाल सत्ता के एक विकल्पी केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथों में ले लो और राजा तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, गांव में आता था। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अमला क्या हो गया आपका? राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी। लेकिन राजस्व संग्रहण एक परिवार्षिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले बर्धमान जिला में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। धनी किसान हो गया आपका जोतदार या मंडल, और छोटा किसान हो गया यमन कहेंगे इसको। रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि सिक्मी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। रैयत मतलब हो गया किसान। जोतदारों का उदय 18वीं शताब्दी के अंत में, जहां एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसिस बुकानन ने उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था। दिनाजपुर अभी कहाँ है? ये आपका बांग्लादेश में है। विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे।
स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। उनकी ज़मीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदारों, अधियारों या बरगादारों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। गांवों में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांवों में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकते थे, जो रैयत पर उन पर निर्भर रहते थे। उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की खरीदारी को नीलाम किया जाता तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गाटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का कमज़ोर पड़ना अवश्य भावी था। यह आपका दिखाया गया पिक्चर बंगाल के गांव का दृश्य जॉर्ज चिनरी द्वारा 1820 में चित्रित। चिनरी भारत में 23 वर्ष 1802 से 25 तक रहा। उस दौरान उसके अनेक चित्र बनाए थे, जिनमें आम लोगों के जनजीवन से संबंधित चित्र, बुद्ध ऋषियों के चित्र, विशिष्ट व्यक्तियों तथा विशाल भवनों के चित्र शामिल थे। नीचे दी गई आकृति में ग्रामीण बंगाल के एक घर का चित्र दिया गया। उन दिनों जोतदार और साहूकार लोग ऐसे ही घरों में रहा करते थे। जोतदार और साहूकार ऐसे ही घरों में रहते थे। ये आपको दिखाया गया है जमींदार का कंपनी को राजस्व अदा करने के लिए गांवों पर राजस्व संबंधी मांग जमा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार थे। गांव का प्रत्येक छोटा या बड़ा रैयत जमींदार को लगान अदा करता था। जोतदार अन्य रैयतों को उधार देते थे और अपनी उपज बेचते थे। रैयत कुछ जमीन खुद जोतते थे और बाकी जमीन सिक्मी रैयत को लगान पर दे देते थे। सिक्मी रैयतों को लगान देते थे। ग्रामीण बंगाल में शक्ति के धारक को दिखाया जा रहा है। ये सिक्मी रैयत हो गया, रैयत दे रहा है, ये जमींदार और उनके गांवों पर नियंत्रित रखता है। ये फिर जमींदार कंपनी को रैयत दे रहा है। यहाँ पर सिक्मी रैयत हो गया साहूकार, जोतदार धनवान रैयत व्यापारी और महाजन यानी साहूकार। ये रैयत यहाँ भी दे रहा है और इनके द्वारा ये रैयत यहाँ भी दे रहा है। फिर जमींदार से फिर कंपनी राज को। दिनाजपुर के जोतदार, दिनाजपुर आपका बांग्लादेश। बुकानन ने बताया कि उत्तर बंगाल के दिनाजपुर जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध और उसकी शक्ति की अवहेलना क्या करते थे। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनके बिना ज़रूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देता। जोतदार जो बड़ी बड़ी ज़मीनें जोतते हैं बहुत ही हठीले और ज़िद्दी हैं और यह जानते हैं कि ज़मींदारों का उन पर कोई वश नहीं चलता है। वे तो अपने राजस्व के रूप में कुछ थोड़े से रुपए ही दे देते हैं और लगभग हर किस्त में कुछ न कुछ बकाया रकम ही रह जाती है। उनके पास उनके पट्टे की हकदारी से ज़्यादा ज़मीनें हैं। जमींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते थे और उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटे 2 घंटे कचहरी में रोक लेते हैं, तो वे तुरंत उनकी शिकायत करने के लिए फौजदारी थाना, पुलिस थाना या मुंसिफ की कचहरी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जमींदार के कारिंदों ने उनका अपमान किया है। इस प्रकार राजस्व की बकाया रकमों के मामले में
मामले बढ़ते जाते हैं और जोतदार छोटे छोटे रैयत को राजस्व न देने के लिए भड़काते रहते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। बुकानन, इसका फुल नेम हो गया फ्रांसिस बुकानन। बुकानन हैमिल्टन, ये माँ के नाम का जोड़ा गया है, इनके माँ का नाम। ये मूल रूप से, ये आपका मूल रूप से डॉक्टर था। 1800 में मैसूर के जमीन का सर्वे किया था और 1807 से लेकर के 14 बंगाल के ज़मीन का सर्वे किया था। ज़मीन का सर्वे, ये आपका इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। जमींदारों की ओर से प्रतिरोध, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उभरने के रास्ते निकाल लिए। नए संदर्भों में नई रणनीतियां बना ली गई। फर्जी बिक्री एक ऐसी ही तरकीब थी। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। फिर दूसरे कदम के तौर पर उसके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी के राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ती गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीददारों के मुकाबले ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया और फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई और इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही और अंततोगत्वा राज्य और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ा। जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से लेकर 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें वर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियां की, जिनसे कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे। जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई ज़मीन खरीद लेते थे तभी उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी तो पुराने जमींदार के लठियाल या खरीदार के लोगों को मारपीट कर भगा देते थे और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत बाहरी लोगों को यानी नए खरीदार के लोगों को ज़मीन में घुसने ही नहीं देते थे। वे अपने आप को पुराने ज़मींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे और यह मानते थे कि पुराना ज़मींदार ही उनका अन्नदाता है और वे उसकी प्रजा है। ज़मींदारी की बिक्री से उनके तादाद में और गौरव को धक्का पहुंचता था, इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई। इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक की तकलीफों को झेलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया। फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की घोर मंदी की हालत में अंततः जमींदारों का बट्टा बैठ गया और जोतदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। ये आपको दिखाया गया है। महाराजा मेहताब चंद 1820 से 79,
जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब तेजचंद बर्धमान का राजा था। उसके बाद मेहताब चंद के शासन में बर्धमान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। यह आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू होने के समय बर्धमान का राजा कौन था? आपका तेजचंद था और आपका संथाल विद्रोह में राजा मेहताब चंद ने अंग्रेज़ों को साथ दिया था और 1857 के विद्रोह में भी दिया था साथ। ये पूछा जाता है। आपका 1857 हो गया और संथाल का विद्रोह कब हुआ था? 1855 टू 56। 4 भाई था आपका, सिद्धू कानू और चांद भैरव भाई था। पांचवी रिपोर्ट। हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्टों में से पांचवी रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर पांचवी रिपोर्ट के नाम से उल्लिखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इसके 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे जिनमें जमींदारों और रैयतों की अर्जियां भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी की तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थी। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नज़र रखने जाने लगी और उन पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह थे जो भारत और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उस समय उस शाही फरमान को रद्द किया जाए जिसके तहत इस कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया था। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। कई राजनीतिक समूहों का तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा था, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में गर्मागर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारियों के लोभ लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित हुए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी ही रिपोर्ट है जो एक परवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। परवर समिति आपका अभी भी है, इसको कहते हैं सेलेक्ट कमेटी। आज भी संसद में चला करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। एकाधिकार लिख लीजिएगा। एकाधिकार का समाप्त 1813 वाले एक्ट में। इसमें आपका चाय प्लस चीन से व्यापार कर सकता था। कौन कर सकता था? सिर्फ कंपनी। और 1833 में पूर्ण रूप से एकाधिकार खत्म हो गया। पूर्ण रूप से एकाधिकार मतलब चीन के साथ व्यापार भी और चीनी का भी व्यापार खत्म कर दिया गया। और एक इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है 1833 में
बंगाल के जगह पर भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? लॉर्ड बेंटिंग। यह इसका कार्यकाल था 1828 टू 35। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बेनामी का शाब्दिक अर्थ गुमनाम है। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे सौदों के लिए किया जाता था जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते थे और उनमें असली फायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम ही नहीं दिया जाता था। लठियाल का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। ये जमींदार के लठैत यानी डंडेबाज पक्षधर होते थे। अंडुल राजमहल। ऐसे राजमहल एक युगांत को दर्शाने वाले अवशेष हैं। जमींदारों के रहन सहन की पतोन्मुख वैभवशाली जीवन शैली पर बनी सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म जलसाघर की शूटिंग इसी अंडुल राजमहल में की गई थी। ये आपका अंडुल राजमहल है। ये आपको पूछा जाता है। ये आपका जलसाघर के उपन्यासकार कौन था? ताराशंकर उपाध्याय। और एक इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। 1833 में जो लॉर्ड बेंटिंग इसका कार्यकाल 1828 से 1835। ये आपका सती प्रथा पर रोक लगाने वाले गवर्नर जनरल थे। किसके साथ मिलकर के? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के। अठारहवीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस 5वीं रिपोर्ट के आधार पर ही बनती सुधरती रही। 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य है, लेकिन ऐसी की सरकारी रिपोर्टों को सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की है। उनसे पता चलता है कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसलिए 5वीं रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी ज़मीनें खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। जैसा कि हमने देखा है, जब जमींदारी नीलाम की जाती थी तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में विस्थापित होते थे। 5वीं रिपोर्ट से उद्धृत जमींदारों की हालत और जमीनों की नीलामी के बारे में 5वीं रिपोर्ट में कहा गया। राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था और काफ़ी हद तक जमीनें समय समय पर नीलामी पर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203 तदनुसार सन 1796 से 97 में बिक्री के लिए विज्ञापित जमीन की निर्धारित राशि जुम्मा 28,70,061 सिक्का रुपये थी और वह वास्तव में 17,90,416 रुपये में बेची गई और 14,18,1756 रुपये की जमा राशि जुम्मा के रूप में प्राप्त हुई। स्थानीय संवत 1204 तदनुसार सन 1797 से 98 में 26,66,191 सिक्का रुपये के लिए ज़मीन विज्ञापित की गई। 22,74,076 सिक्का रुपये की ज़मीन बेची गई और क्रय राशि 21,47,580 सिक्का रुपये थी।
बाकीदारों में कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों में से थे। ये थे नदिया, राजशाही, विशनपुर, सभी बंगाल के जिले आदि के राजा। साल दर साल उनकी जागीरों के टूटते जाने से उनकी हालत बिगड़ गई। उन्हीं गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारण की राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को भी काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। कुदाल और हल। कुदाल आपका पहाड़ियाँ लोग प्रयोग करते थे और हल हो गया आपका संथाल लोग प्रयोग करते थे। आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली ज़मीनों से हटाकर सूखे अंचलों पर और अस्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए। राजमहल की पहाड़ियों में 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में 19वीं शताब्दी आपका 1801 से लेकर के 1900 बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद्य लगती थी। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। ये पहाड़ी लोग कौन थे? वे बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसे डायरी लिखी थी जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बतलाती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ियाँ क्यों कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर ज़मीन साफ कर लेते थे और राख की पोटास से उपजाऊ बनी ज़मीन पर ये पहाड़ियाँ लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। राख में क्या पाया जाता है? पोटास। वे अपने कुदाल से ज़मीन को थोड़ा खुरच लेते थे। कुछ वर्षों तक उस साफ की गई ज़मीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे, जिससे उस ज़मीन में खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक रहा। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का चिकित्सक था। कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। किसके नाम पर है? बुकानन के नाम पे। वे थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने
उनके वंश के नाम हैमिल्टन है, ये हैमिल्टन को अपना लिया, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। उन जंगलों से पहाड़ियाँ लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे। महुआ के फूल से आपका शराब भी बनता है। बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पौधे उग आते थे या पड़ती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। ये आपका क्या है, ये राल क्या है आपका, पूछा जाता है। वृक्षों की छाल से निकलता है ये, और यह एक प्रकार का क्या है, रेसिन है, एक प्रकार का गोंद है ये। ये आपका राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र जो 1782 में विलियम हॉजेज द्वारा चित्रित किया गया था। विलियम हॉजेज एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्री यात्रा 1772 से 75 के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और वहां से भारत आया था। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टन क्लीवलैंड का मित्र बन गया था। भागलपुर आपका बिहार में है। भागलपुर जिला के नज़दीक आपका विक्रमशिला खुदाई स्थल है, विक्रमशिला खुदाई स्थल। क्लीवलैंड के निमंत्रण पर होजेज 1782 में उसके साथ जंगल महलों के भ्रमण पर गया था। वहाँ होजेज ने कई एक्वाटिंट तैयार किए थे। उस समय के अनेक चित्रकारी की तरह होजेज ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज की थी। उस समय के चित्रोपम दृश्यों के खोजी कलाकार स्वच्छतावाद की विचारधारा से प्रेरित थे। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी और उसके सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। रोमानी कलाकार यह महसूस करते थे कि प्रकृति से संबंध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आए, अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करे, आधुनिक कृत्रिम सभ्यता से दूषित न हो, अज्ञात भूत ऋषियों को खोजे और छाया एवं प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाए। प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की खोज में ही होजेज ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया था। उसे समतल सपाट भूखंड नीरस लगे, जबकि विविधतापूर्ण ऊंची नीची उबड़ खाबड़ जमीन में सुंदरता के दर्शन हुए। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्यों को भयंकर तथा उजाड़, उपद्रवी, जंगली लोगों का निवास स्थल मानते थे, वे दृश्य होजेज की चित्रकारी में मनमोहक और रमणीय दिखाई देते हैं। एक्वाटिंट ताम्र पट्टोत्कीर्ण एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्र पट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। विलियम होजेज द्वारा चित्रित जंगल प्रदेश का एक दृश्य। यहाँ आप जंगल से ढकी हुई नीची पहाड़ियों और ऊंची चोटियों भी देख सकते हैं जो कहीं भी वास्तव में 2000 फुट से ऊंची नहीं है। बीच में खड़ी दुरूह पहाड़ियाँ दिखलाकर होजेज उनकी दुर्गमता पर बल देना चाहता है। आपको दिखाया गया है। शिकारियों, झूम खेती करने वालों, खाद्य बटोरने वालों, काठ कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़ियाँ लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छांव में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया
लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़ियाँ लोग बराबर उन मैदानों को पर आक्रमण करते रहते थे जहाँ किसान एक स्थान पर बस कर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रहने के लिए किए जाते थे। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। खिराज एक तरह का कर है, एक तरह का कर हो गया। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु कुछ पथकर दिया करते थे। जब ऐसा पथकर पहाड़ियाँ मुखियाओं को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया और जमींदारों तथा जोतदारों ने पड़ती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेजों के लिए अस्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक अस्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों को सफाया करके वहाँ अस्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू व सभ्य बनाना होगा, उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। ज्यों-ज्यों अस्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। इससे पहाड़ी लोगों तथा अस्थायी खेतीहारों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमले बोलने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिशें की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टन क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की। किसने किया था? भागलपुर का कलेक्टर ऑगस्टन क्लीवलैंड ने। कब? 1780 में। जिसके अनुसार पहाड़ियाँ मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक कर रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे यह भी आशा की गई थी कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत से पहाड़ियाँ मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैतनिक मुखिया माना जाने लगा। जब शांति स्थापित के लिए अभियान चला रहे थे तभी पहाड़ी लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ियों के भीतरी भागों में चले गए। इसलिए जब 1810-11 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते। शांति
शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और ज़मीन छीन कर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने पर उतारू है। वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी और वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ों को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। चूँकि संथाल बासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़ियाँ लोग अपनी झूम कृषि के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़ियाँ के जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बासिंदों संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि मानना होगा। हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। यह आपका हो गया। हल होगा किसके लिए? संथाल के लिए। और कुदाल हो गया आपका पहाड़ी के लिए। संथाल अगवा बासिंदे सन 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, को पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, पर उसके आसपास की ज़मीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहाँ के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो यह काया ही पलट गई है। उसने लिखा, गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई, जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसे विकसित की जा सकती है। यहाँ की ज़मीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चला कि वहाँ सल्तानों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी बढ़ा ली थी। वे इस इलाके में 1800 से आसपास आए थे और उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे की ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और फिर वहाँ बस गए। संथाल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी ग्राम 23 फरवरी 1856 के लंदन न्यूज़ में प्रकाशित चित्र। राजमहल की निचली पहाड़ियों में स्थित गांव का यह चित्र 1850 के दशक के प्रारंभ में वाल्टर शेरविल आपका यह है, वाल्टर शेरविल है आपका, बिल नहीं है, द्वारा चित्रित किया गया था। यह गांव शांतिपूर्ण, नीरव और रमणीय प्रतीत होता है। बाहरी दुनिया का इस पर कोई असर हुआ प्रतीत नहीं होता। यह आपको दिखाया गया है, यह आपका गांव है। एक मिनट। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे? संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दिया। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाकों को दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित कर लिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। इसका नाम क्या दिया गया? दामिन एक कोह। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था।
हल चलाकर खेती करनी थी और अस्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़कर इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और इसे मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़ियाँ लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिन एकोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संथालों के गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़कर 1851 में 1473 तक पहुंच गई। इस अवधि में संथालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में बढ़ती वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यहाँ दामिन एकोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा को पूर्ण विराम लग गया। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़ियाँ लोगों ने इसका प्रतिरोध किया। अंततोगत्वा वे इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए गए। उन्हें निचली पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों की चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन और जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीनें खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए पहाड़िया लोग खेती के नए तरीके अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़ियाँ शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश जिंदगी को छोड़ दिया था। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। किंतु सल्तनतों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। सल्तनतों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार राज्य भारी कर लगा रही थी। साहूकार दिकू लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में ज़मीन पर ही कब्जा कर रहे थे और ज़मींदार लोग दामिन इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। ये आपका इम्पोर्टेंट है। संथाल विद्रोह आपका 1855 टू 56। ये आपका सिद्धू मांझी संथाल विद्रोह का एक नेता को दिखाया गया है। इसमें आपका 4 भाई था, सिद्धू, कानू, चांद भैरव। 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध विद्रोह का समय अब आ गया है। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और वीरभूम जिलों में से ले लिया गया। औपनिवेशिक राज्य को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने से संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। यह आपको दिखाया गया है। संथाल ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र। इस विद्रोह ने संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। जो गांव पहले नीरव एवं शांत दिखाई देते थे, अब नृशंस एवं बर्बरतापूर्ण कृत्यों के स्थान बन गए। नोट करके लिख लीजिएगा।
इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज कब स्टार्ट हुआ था? 1842। किसके द्वारा हुआ था? हर्बर्ट इनग्राम। ये इंपॉर्टेंट है। संथालों के गांव जल रहे हैं 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इन इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांवों को आग लगा दी गई। जलते हुए गांवों के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए। गर्वपूर्वक यह दर्शन के लिए ब्रिटिश कितने शक्तिशाली है और उनमें विद्रोह को कुचल डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक योग्यता है, यह आपको दिखाया गया है। संथाल कैदियों को ले जा रहा है। ये संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 1856। ध्यान दीजिए कि ऐसे चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित होकर किस शान से हाथी पर सवार है। यह घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। यह तस्वीर यह दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है, विद्रोह कुचल दिया गया है। विद्रोही जब जंजीरों से बंधे जेल ले जाए जा रहे हैं, कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें जिनमें ब्रिटिश हुकूमत को अजय दर्शाया गया है, ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। संथालों के बारे में बुकानन के विचार। नई जमीनें साफ करने में वे बहुत होशियार होते हैं, लेकिन नीचता से रहते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होती और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती है, जिन पर भीतर की ओर लेप प्लस्तर लगा होता है। झोपड़ियाँ छोटी और मैली कुचैली होती है। उनकी छत सपाट होती है, उनमें उभार बहुत कम होता है। बुकानन का विवरण। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल बुद्ध ऋषियों के प्यार और अज्ञात को खोज से ही प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वालों को कूलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता था तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया तो वह उन प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूविज्ञानियों, भूगोलवेत्ताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लौह खनिज और अभ्रक, ग्रेनाइट तथा साल्ट पीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। साल्ट पीटर आपका हो गया KNO3, पोटासियम नाइट्रेट। उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने के स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही
इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा और भूदृश्य कैसा था, बल्कि यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है, वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती है, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। और हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। क्या आवश्यक है इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरोकारों से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। कडुया के पास चट्टानें बुकानन की पत्रिका निम्नलिखित ऐसे प्रेक्षणों से उभरी से भरी पड़ी है। आगे लगभग 1 मील चलने के बाद मैं चट्टानों के एक शिलाफलक पर आ गया, जिसका यह एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है जिसमें लाल फेल्ड्सपार, क्वार्ट्ज और काला अब्रक लगा है। वहाँ से आधा मील से अधिक की दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया। वहाँ भी अस्तरहीन थी और उसमें बारीक दानों वाला ग्रेनाइट था, जिसमें पीला सा फेल्ड्सपार, सफ़ेद सा क्वार्ट्ज और काला अब्रक था। वनों की बटाई और अस्थायी कृषि के बारे में। निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा है, इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकरी घाटियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चट्टानी पहाड़ियाँ सभी अपने आप में पूर्ण है। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत और तथा उन्नत खेती की, जिनके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए आवश्यकतानुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगल को साफ किया जा सकता है और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त न हो वहाँ पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। देहात में विद्रोह बम्बई दक्कन को अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।